Myself, Dr. Kanak Divedi, from School of Education, BBD University. I welcome you back again to my online class. This class is the continuation of my last topic that was on Modalier Commission. Due to lack of time, I could not complete all the recommendation. So in this class, I'll complete the rest of recommendation given by Modalier Commission. And this commission, you all know, as I have already told you, that this commission is also known as secondary education. So मैं एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ कि ये मोडालियर कमीशन क्यों बनाया गया, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो ये जो कमीशन बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो बेसिकली इसीलिए बनाया गया था कि सेकेंडरी एजुकेशन में जो अभी तक 1952 से पहले तक जितनी भी प्रॉब्लम चली आ रही थी उनको देखने के लिए, उनके उनके बारे में सर्वे करने के लिए बनाया गया। सो व्हाट इज़ मोडालियर कमीशन? फर्स्ट ऑफ ऑल we'll know that why this commission has been appointed by the government. What was the recommendations? How many members were there in this commission? And when this commission was appointed? So first of all, why this commission has been named Modalier Commission? Because the chairman of this commission was Dr. A. Lakshman Swami Modalier. On his name, this commission was named as Modalier Commission. But this Modalier Commission is also known as Secondary Commission. And ये जो कमीशन दिया गया था वो 1952 में दिया गया था, और 1952 तक बहुत से कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में बनाए गए, और सभी कमीशंस ने सेकेंडरी एजुकेशन पे कुछ ना कुछ बातें कही, बट अभी तक कोई ऐसा कमीशन नहीं बना था जिसने सेकेंडरी एजुकेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में कहा। सो वी कैन से दैट टिल 1952 number of commissions had been appointed to survey Indian education, all of which dealt incidentally with certain aspect of secondary education. But no commission had so far been appointed to survey the problems of secondary education. इस वजह से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक मीटिंग हेल्ड की 1949 में, और फिर 1949 में मीटिंग रखी और 1951 में, और रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। चूँकि अभी तक ऐसा कोई भी कमीशन नहीं बना था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कि उसकी प्रॉब्लम्स को देखा जाए, इस वजह से द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इट्स मीटिंग recommended the appointment of a commission for secondary education. So the government of India accordingly appointed Secondary Education Commission under the chairmanship of Dr. A. Lakshman Swami Modalier, और जो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोडालियर जो थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो इनके चेयरमैनशिप में हम लोग मोडालियर कमीशन बनाया गया, और फिर ये कमीशन 1952 में बनाई गई। इसके बाद लैंग्वेजेस की क्या बात कही गई सेकेंडरी एजुकेशन में इस कमीशन के द्वारा? हिंदी हैज़ बीन टेकन एज अ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को लिया गया। फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज हिंदी इज़ कंपल्सरी।
English is compulsory for secondary level. Sanskrit is also included as the third language which is optional. तो इस तरीके से मुदालियर कमीशन ने भाषा के संबंध में बताया तीन लैंग्वेजेस के बारे में। हिंदी जो कि कंपलसरी बताया गया गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, वो एक भारतीय भाषा के रूप में बताया गया। उसके अलावा इंग्लिश को सेकेंडरी लेवल पे कंपलसरी कर दिया गया और संस्कृत को भी थर्ड लैंग्वेज के रूप में ऑप्शनल रखा गया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि माध्यम शिक्षा का क्या होना चाहिए। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन should be mother tongue or regional language. Along with the mother tongue and regional languages, national languages and foreign languages should be taught. यहाँ पे भी जब हम इंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियम की बात करते हैं तो सबसे जो ज़रूरी बात कही गई कि मदर टंग ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जिसमें कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। साथ ही साथ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज के अलावा उन्होंने नेशनल लैंग्वेज पढ़ने की भी बात कही और फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ाया जाए। साथ ही साथ जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। देयर शुड बी अ कमिटी फॉर सिलेक्शन एंड रिफॉर्म्स। जो भी किताबें पढ़ाई जाएं उसको बहुत ध्यान से उसको हम अपने करिकुलम में रखें और जो भी सुधार करने हैं उन सुधार को करके फिर हम टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करेंगे। देयर शुड बी अ डेफिनेट स्टैंडर्ड फॉर प्रिंटिंग, कवर, फ्रंट पेज ऑफ द बुक। जो भी बुक हम टेक्स्ट बुक के रूप में लेंगे उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रिंटिंग होना चाहिए, उसका कवर पेज एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, फ्रंट पेज के बुक का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। देयर शुड बी नो सच बुक विच स्प्रेड हेट्रेड, एनिमिटी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी, रिलीजन और सोशल कस्टम्स। जो भी हम टेक्स्ट बुक को हम रखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन में, उसमें ये चीज़ बहुत ध्यान देना होगा कि इसमें राष्ट्रीय एकता की बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। किसी तरह की कोई भी बुक में कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी रिलीजन, किसी भी सोशल कस्टम के खिलाफ कि कोई हेट्रेड पैदा हो। देयर शुड बी मोर देन वन टेक्स्ट बुक फॉर अ सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के लिए एक से अधिक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अब टीचिंग मेथड, क्या शिक्षण विधि अपनाई जाए इस कमीशन के द्वारा। इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में बताया कि जो टीचिंग मेथड अभी तक चली आ रही थी वो ट्रेडिशनल थी, बट अब हमें मॉडर्न टीचिंग मेथड को अपनाना होगा जिसके तहत हम स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाएँ। Teaching methods should be adopted accordingly to the need of moral, social and mental development of students. पहली चीज। Apart from that, teaching methods should be activity based. It should not stress on verbalism and memorization. मैंने पहले भी आपको शुरू में भी बताया कि इस कमीशन ने जो पहले के डिफेक्ट्स चले आ रहे थे जिसमें रोट मेमोराइजेशन था सेकेंडरी एजुकेशन में, वर्बलिज्म था, उसको नकारते हुए उन्होंने कहा हमें ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड को छोड़कर मॉडर्न टीचिंग मेथड अपनाना होगा जो एक्टिविटी बेस्ड हो, जो लर्नर जिसमें सेल्फ एक्सप्रेशन दे सके, इस तरह की टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने टीचिंग मेथड में एक और चेंज बताया जिसमें उन्होंने कहा कि हर टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान होनी चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए हमें टीचिंग मेथड अपनाना होगा, जिसमें उन्होंने बताया कि टीचिंग मेथड शुड बी अडॉप्टेड इन सच अ वे दैट इट टेक्स केयर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। There should be more stress on experimental and demonstration method. मतलब
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देने की बात कही। ऐसी शिक्षण विधियों को हमें अपनाना होगा जो एक्सपेरिमेंटल हो, प्रैक्टिकल हो, जिससे कि बच्चा कुछ एक्टिविटी करे और एक्टिविटी से सीखा हुआ ज्ञान जो है वो ज़्यादा टिका रहता है। अब प्लेस ऑफ लाइब्रेरी इन स्कूल। लाइब्रेरी शुड बी गिवन अ फॉर्म ऑफ एन इंटेलेक्चुअल लेबोरेटरी। लाइब्रेरी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया, क्योंकि इस कमीशन ने जो ये अपनी रिपोर्ट में बताया कि लाइब्रेरी जो होगी, वो पुस्तकालय जो होगा वो इंटेलेक्चुअल लेबोरेटरी के रूप में रखा जाए, एंड इट शुड हेल्प इन कंप्लीटिंग पर्सनल एंड ग्रुप वर्क, लिटरेरी इंटरेस्ट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। Library should be made the most attractive place for student। पुस्तकालय को ऐसा बनाया जाए कि हर स्टूडेंट की इच्छा हो लाइब्रेरी में जाने की, वहाँ पे किताबों को पढ़ने की, ऐसी अच्छी अच्छी किताबें रखी जाएं, इतना अट्रैक्टिव किया जाए कि हर बच्चे में एक क्यूरियोसिटी हो कि वहाँ जाके वो पढ़ाई करे। The book and magazine should be according to the need and interest of the teacher and student। मतलब जो किताबें पुस्तकालय में रखी जाएं वो ऐसी ना हो कि बच्चों के स्टैंडर्ड और उनके इंटरेस्ट से ऊपर चली जाएं। जो बच्चों की ज़रूरतें हैं, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, और टीचर का भी ध्यान रखा जाए कि उनके ज़रूरतें के अनुसार ही लाइब्रेरी में किताबें रखी जाएं। There should be a trained librarian in the library. Library should be open during the vacation as well, so that the students and society can be benefited from them। इसके अलावा एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन की बात कही गई। इसके तहत इस रिपोर्ट में ये सजेशन दिया गया कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है सेकेंडरी एजुकेशन में जिससे कुछ हम वैल्यूज़ का भी इनकलकेशन कर सकें। इसके तहत उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम शिक्षा के द्वारा चरित्र का निर्माण करेंगे। स्कूल इज़ अ स्मॉल सोसाइटी एंड द वैल्यूज़, आउटलुक, एक्शन ऑफ स्टूडेंट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए, देश के हित को देखते हुए उन्होंने कहा कि कमीशन ने बताया कि हमें करिकुलम का निर्माण इस प्रकार करना होगा जिसके तहत हम बच्चे के वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकें, उनके नज़रियों को बदल सकें, स्टूडेंट में अच्छे हैबिट्स पैदा कर सकें, और इसी के हिसाब से उन्हें हम ट्रेन करें। दे शुड बी ट्रेन्ड अकॉर्डिंगली। देयर शुड बी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट फॉर बेस्ट डिसिप्लिन। There should be self-government in school run by house system। हाउस सिस्टम एक जैसे आप लोगों ने भी जब स्कूलों में आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, सबके डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस रहे होंगे, तो उन्होंने कहा एक सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए स्कूल में, जो कि कैसे रन होगा, थ्रू हाउस सिस्टम। जैसे डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस होते थे ना, अपने जब आप स्कूल में पढ़ते थे, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, तो इस तरीके से हाउस सिस्टम की बात कही गई, प्रीफिक्स बनाने की बात कही गई, मॉनिटर्स बनाने की बात कही गई, एंड स्टूडेंट काउंसिल बनाने की बात कही गई। शुड बी गिवन इम्पॉर्टेंट प्लेस, सो कि एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे। को करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी एनकरेज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड इन स्कूल एजुकेशन। साथ ही साथ एनसीसी, स्काउट, कैंप्स शुड बी एनकरेज्ड। इसके अलावा कमीशन ने ये भी बताया फर्स्ट एड एंड जूनियर रेड क्रॉस वर्क शुड बी एनकरेज्ड। मतलब कुछ सोशल वर्क भी बच्चों को कराया जाए जिसमें जूनियर रेड क्रॉस वर्क, एनसीसी, एनएसएस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट शुड बी मेड एंड मेंटेन। मतलब कुछ डिसिप्लिन, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी बच्चों को सिखाया जाए जिसके तहत वो डिसिप्लिन स्कूल में मेंटेन कर सके। साथ ही साथ गाइडेंस इन एजुकेशन की बात कही। मतलब देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ गाइडेंस ऑफिसर एंड करियर
masters in the school for educational, personal, and vocational guidance. There should be arrangement of film, shows, excursion related to various industries. Guidance in school education. तो ये सारे तरह के गाइडेंस की बात बताई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि गाइडेंस ऑफिसर होने चाहिए, गाइडेंस मास्टर्स होने चाहिए स्कूल लेवल पे, और कुछ अरेंजमेंट ऐसे भी हों जिसमें फिल्म शोज़ दिखाए जाएं, बच्चों को एक्सकर्जन पे ले जाया जाए, वेरियस इंडस्ट्रीज़ का एक्सकर्जन कराया जाए। इसके अलावा फिज़िकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट भी बनाए। देयर शुड बी स्कूल मेडिकल सर्विस इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में एक स्कूल मेडिकल सर्विस बनाया जाए। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ एवरी स्टूडेंट इन स्कूल। Health report of every student should be prepared, and doctor, parent and class teacher should keep one copy of it. मतलब एक बच्चों का भी हेल्थ रिपोर्ट बनाया जाएगा स्कूल लेवल पे, और इस हेल्थ रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करेगा? डॉक्टर प्रिपेयर करेगा, पेरेंट्स एंड क्लास टीचर को एक एक कॉपी दी जाएगी। There should be arrangement of balanced and nutritious diet in hostels and residential schools. Teacher of physical education should be treated equally like subject teachers. Physical education training centers should be opened at national level. There should be complete record of physical activities of student. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि फ़िज़िकल एजुकेशन के द्वारा और फिज़िकल ट्रेनिंग के प्रॉपर फिज़िकल ट्रेनिंग के द्वारा हम बच्चे के फ़िज़िकल एक्टिविटी का भी कंप्लीट रिकॉर्ड रखेंगे। तो हमने जितने भी स्लाइड्स देखे, इसके थ्रू हम लोगों ने समझा कि मुदालियर कमीशन के जो मेन सजेशन थे वो हम लोगों ने समझे, जिसके थ्रू ये बताया गया कि जो अभी तक जो शिक्षा चली आ रही थी सेकेंडरी एजुकेशन की, वो बहुत ही मोनोटोनस थी, बहुत ही बुकिश थी, ट्रेडिशनल टीचिंग पे बेस्ड थी, किसी तरह का एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग नहीं थी, और भी डिफरेंट डिफेक्ट्स दिखे। उन सारे डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए ये कमीशन का गठन किया गया था डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, और उनकी अध्यक्षता में सर्वे कराया गया पूरे देश में, और पूरे देश में क्वेश्चनर भेजे गए टीचर्स को, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और उन क्वेश्चनर्स के आंसर के बिहाफ पे जो सर्वे किया गया पूरे देश में, उन आंसर्स के बिहाफ पे रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कमीशन 52 में बना और 53 में रिपोर्ट दी गई डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के। और जो इंक्वायरी की गई वो बेसिकली यही थी कि कैसे सेकेंडरी एजुकेशंस के एम्स में क्या बदलाव किया जाएगा, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके टेक्स्ट बुक में क्या चेंजेस किए जाएंगे, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको एम ऑफ एजुकेशन बता दिया है। साथ ही साथ उसमें मैंने ये भी बताया कि कैसे करिकुलम डेवलपमेंट कैसे चेंज होगा, करिकुलम में सब्जेक्ट्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, टीचिंग मेथड्स में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। ट्रेडिशनल टीचिंग से उन्होंने कहा मॉडर्न टीचिंग की तरफ आना होगा, जिसमें टीचर को भी ऐसे पढ़ाना होगा जिसमें वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पहचान कर सके, साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखे, उनकी एबिलिटी का ध्यान रखे। करिकुलम में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इस प्रकार होने चाहिए जो कि लाइफ ओरिएंटेड हो, और ऐसे सब्जेक्ट्स और करिकुलम जो हो वो फ्लेक्सिबल हो, मोनोटोनस ना हो, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स का हेल्थ रिकॉर्ड होना चाहिए, फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात हो, ओवरऑल बेसिकली ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो कि
पिछले लेक्चर में मैंने मेन रिकमेंडेशंस मैंने बता दिए थे। अब हम जो रिकमेंडेशंस रह गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमने जो पिछले लेक्चर्स में बताया था उसको एक बारी और उसके हेडलाइंस बता देती हूँ। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि रिकमेंडेशंस जो पिछले लेक्चर में मैंने बताए थे, उसमें पहले सेकेंडरी एजुकेशन के डिफेक्ट्स के बारे में पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। उसके अलावा एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया था पिछले लेक्चर में। फिर मैंने न्यू ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया, और इसी को सब डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। साथ ही साथ करिकुलम, पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बेस्ड नॉलेज पे होनी चाहिए। सब्जेक्ट कैसे हों, जूनियर हाई स्कूल में सब्जेक्ट्स जो होंगे वो लैंग्वेजेस, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, फ़िज़िकल एजुकेशन होगा। और सेकेंडरी एजुकेशन में कुछ कोर सब्जेक्ट्स होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने 7 ग्रुप में क्लासिफाइड किया, जो कि ऑप्शनल होगा: ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स और होम साइंस में। तो ये तो करिकुलम था। उसके अलावा लैंग्वेजेस की बात कही गई, जिसमें 3 लैंग्वेजेस पढ़ने की बात कही गई। ये सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में पिछले लेक्चर में बताया है, जो कि मॉड्यूलर कमीशन 1 में जो मेरा पिछला लेक्चर है। फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, टेक्स्ट बुक के बारे में, टीचिंग मेथड्स के बारे में, लाइब्रेरी कितनी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए उसके बारे में बताया, एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर के बारे में बताया था, फिर गाइडेंस इन स्कूल के बारे में बताया, फिज़िकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बताया था। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे द नंबर ऑफ examination and evaluation. The number of external examinations should be reduced. There should be only one public examination after completion of syllabus. Questions should be objective. Subjective elements should be reduced. Questions should be based on the full syllabus. Examiner should be selected cautiously. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो परीक्षा या मूल्यांकन की जो पद्धति होगी वो पहले से रिड्यूस्ड होगी, और एक ही पब्लिक एग्जामिनेशन होगा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, और सब्जेक्टिव एलिमेंट्स को उसमें से कम कर दिया जाए। क्वेश्चन जो भी होंगे वो फुल सिलेबस से लिए जाएंगे, और एग्जामिनेशन का जो सिलेक्शन, एग्जामिनर्स का जो सिलेक्शन होगा वो बहुत ध्यान से किया जाने वाला है। While evaluating the works of student, internal examination, periodic test and school records should be considered. जब हम मूल्यांकन के प्रक्रिया में होंगे, प्रोसेस में होंगे, तो बच्चे का इंटरनल एग्जामिनेशन का भी इवैल्यूएशन करेंगे, उनके जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनको भी देखेंगे, और स्कूल रिकॉर्ड को भी कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स शुड बी इवैल्यूएटेड ऑन द पॉइंट स्केल, on the 5-point scale, where A is distinction, B is credit, C is pass, D and E is fail or re-exam. तो इस तरीके से स्टूडेंट का जो इवैल्यूएशन होगा वो 5 पॉइंट स्केल पे होगा, जिसमें जो डिस्टिंक्शन होगा वो A होगा, B जो होगा वो क्रेडिट होगा, और केवल पास अगर बच्चा होता है तो उसे C ग्रेड दिया जाएगा, और फेल और री एग्जामिनेशन की जो कैटेगरी होगी वो D और E को होगी। There should be provision for compartmental examination for one subject. अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने की सुविधा होगी। साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन टीचर स्टेटस के तहत द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर शुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री. द प्रोबेशन पीरियड ऑफ ट्रेन टीचर शुड बी 1 year. Secondary school teachers should be trained, graduate, and higher secondary school teacher should be trained postgraduate. मतलब सेकेंडरी एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट
के मद्देनज़र उन्होंने कहा कि टीचर के अपॉइंटमेंट में बहुत ध्यान देने हो वाली चीज़ है, क्योंकि जब हम जिस प्रोसेस से, जिस प्रोसीजर से हम टीचर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं वो एक जैसी होनी चाहिए पूरे देश में। और जब टीचर का सिलेक्शन हो जाता है तो जो प्रोविजन पीरियड होगा ट्रेनिंग का वो 1 साल का होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल टीचर शुड बी ट्रेन ग्रेजुएट, एंड जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होंगे वो ट्रेन ग्रेजुएट होंगे, और हायर सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स होंगे वो ट्रेन पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। इसके बाद टीचर के लिए उन्होंने एक चीज़ और बताई कि टीचर हु आर इक्वली क्वालिफाइड शुड बी पेड इक्वली थ्रू आउट द कंट्री। ऐसा नहीं हो कि एक स्टेट में अलग प्ले स्केल हो, दूसरे स्टेट में अलग हो। उन्होंने कहा जो उनका पेमेंट होगा वो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। There should be triple benefit scheme for teachers, which include pension, provident fund and life insurance. टीचर की अपॉइंटमेंट अगर होती है तो ट्रिपल बेनिफिट स्कीम के आधार पे होनी चाहिए, जिसमें 3 चीज़ें शामिल हो। पहले तो पेंशन, दूसरा प्रोविडेंट फंड और तीसरा लाइफ इंश्योरेंस। मतलब पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद जब तक कि टीचर की डेथ नहीं हो जाती है वो पेंशन उसको मिलती रहे। फिर जब रिटायर होता है टीचर तो एक सर्टेन अमाउंट प्रोविडेंट फंड के रूप में मिले, और साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस भी टीचर की कराई जाए। देयर शुड बी आर्बिट्रेशन बोर्ड टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ टीचर। एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया जाए कि टीचर की कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व की जाए। द रिटायरमेंट एज ऑफ द टीचर शुड बी 60 ईयर्स। 60 साल के बाद टीचर की रिटायरमेंट हो। द टीचर्स वार्ड शुड स्टडी फ्री इन द स्कूल। टीचर का अगर कोई बच्चा है तो उसको स्कूल में उससे फीस नहीं ली जाए, वो फ्री पढ़ सके। टीचर शुड बी प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल एंड मेडिकल फैसिलिटी, स्टडी लीव, ट्रेवलिंग अलाउंसेस एट्सेट्रा। Private tuition should be banned. To improve their social status, teachers should be honored time to time. टीचर्स के सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोफेशनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीचर्स को ऑनर दिया जाए समय समय पे। इसके अलावा टीचर ट्रेनिंग की बात के बारे में बताया गया कि हायर सेकेंडरी टीचर शुड बी गिवन 2 years ट्रेनिंग and graduates should be given 1 year training. मतलब जो हायर सेकेंडरी में टीचर्स पढ़ाएंगे उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाएंगे जो ग्रेजुएट होंगे उनको 1 साल की ट्रेनिंग। Pupil teachers should be trained in 1 or more extracurricular activities. There should be provision for refresher course and practical training एंड वर्कशॉप इन कॉलेजेस। मतलब समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जाए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कराया जाए, वर्कशॉप भी कराई जाए, और ट्रेनिंग कॉलेजेस भी बनाए जाए। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम प्यूपल टीचर्स। स्टेट शुड प्रोवाइड स्टाइपेंड। जो भी प्यूपल टीचर्स आए वो किसी भी तरह का उस प्यूपल टीचर्स से फ़ी ना चार्ज की जाए, बल्कि उन्हें स्टाइपेंड दिया जाए। देयर शुड बी हॉस्टल इन ट्रेनिंग कॉलेजेस। जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हों उसमें हॉस्टल की फैसिलिटी हो। द टीचर हु हैव 3 years टीचिंग एक्सपीरियंस ओनली शुड बी एलिजिबल फॉर एमएड। अगर कोई टीचर है जिसने बीएड कर रखा है और जब उसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी वो एलिजिबल होगा एमएड करने के लिए, मास्टर्स इन एजुकेशन करने के लिए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के तहत क्या बात बताई गई इस कमीशन में? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन शुड बी इन डायरेक्ट टच विद एजुकेशन मिनिस्टर। There should be board of 25 members for inspection and coordination of education. शिक्षा के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन बनाया जाना चाहिए, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर के डायरेक्ट टच में रहे, और जो बोर्ड बने वो 25 मेंबर्स का बोर्ड हो।
फॉर इंस्पेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के इंस्पेक्शन के लिए, एजुकेशन के इंस्पेक्शन के लिए 25 मेंबर्स का बोर्ड होना चाहिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन should work as a coordinator in solving the problem of education at national level। एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन भी बनाई जानी चाहिए, जिसके थ्रू जो भी शिक्षा में प्रॉब्लम नज़र आ रही है नेशनल लेवल पे उसको दूर किया जाए। साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा फॉर अप्लाइंग फॉर स्कूल इंस्पेक्टर शुड बी 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर स्कूल इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे तो उसमें उस स्कूल इंस्पेक्टर को 10 years का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हेड मास्टर ऑफ द हाई स्कूल, एबल टीचर ऑफ ट्रेनिंग कॉलेजेस, school should be given recognition only when they fulfill all the conditions। In rural areas, school should be at the reach of people of surrounding village। जो भी सेकेंडरी स्कूल हो, अगर वो रूरल एरिया है, गांव का इलाका है, तो ऐसी जगह उसका एस्टेब्लिशमेंट हो जहाँ पे बच्चे जाके गांव में पढ़ सकें। इसके अलावा एवरी क्लासरूम शुड हैव द कैपेसिटी ऑफ एकोमोडेटिंग 30 to 40 स्टूडेंट। मतलब एक क्लास में 30 या 40 के ऊपर बच्चे नहीं होने चाहिए। एवरी स्कूल शुड हैव कोऑपरेटिव स्टोर्स सो दैट द स्टूडेंट कैन गेट नेसेसरी थिंग। हर विद्यालय में एक कोऑपरेटिव स्टोर होना चाहिए जहाँ पे बच्चे अपनी ज़रूरत के सामान को ले लें। स्कूल शुड वर्क एट लीस्ट 200 days in a year and teaching work should be done 35 periods per week। एक साल में जो वर्किंग डेज होंगे वो 200 दिनों के होने चाहिए और पर वीक में 35 पीरियड्स होने चाहिए टीचिंग लेक्चर्स के। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 months ऑफ वेकेशन इन समर एंड 10 to 15 days ऑफ हॉलीडेज इन विंटर। तो इस तरीके से वेकेशन के बारे में भी बताया गया इस कमीशन के द्वारा कि 2 महीने की गर्मी की छुट्टी और जाड़े की छुट्टी 10 से 15 दिन के लिए होनी चाहिए। इसके बाद वित्त की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है कि सेकेंडरी एजुकेशन को कैसे फाइनेंस मिलेगा। ऑन सेकेंडरी लेवल फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन सेस शुड बी इम्पोज्ड। Some part of the income from railways, telecommunication and post should be spent for developing the technical education। टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये हमें फाइनेंसेस जो जुटाने होंगे, वो कुछ इनकम रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, पोस्टल डिपार्टमेंट इनके द्वारा और उसके अलावा इंडस्ट्री के द्वारा। देयर शुड नॉट बी इम्पोजिशन ऑफ इनकम टैक्स ऑन द डेवलपमेंट फंड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन के ये सारे रिकमेंडेशंस देखे। अब हम लोग इस कमीशन के मेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इनके गुणों की बात करते हैं जो मदालियर कमीशन के द्वारा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दी गई, तो जो गुण हैं इस कमीशन के, जो मेरिट्स हैं, वो बेसिकली क्या हैं? एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई इस कमीशन में। इसके अलावा एग्रीकल्चर एजुकेशन पे स्ट्रेस दिया गया। इसके अलावा एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे डिस्कशन किया गया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही गई। इम्प्रूवमेंट इन टीचर सैलरी एंड पोजीशन एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कही गई। तो इस तरीके से जब हम मेरिट्स की बात करते हैं कमीशन में, तो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एजुकेशन, डिस्कशन ऑफ एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, child centered education, improvement in teachers salary and position and co-curricular activities। नो मोर स्ट्रेस ऑन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, किसी तरह के बाहरी एग्जामिनेशन पे स्ट्रेस नहीं दिया गया। स्ट्रेस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल्स, सजेशंस टू ओपन टेक्निकल स्कूल नियर इंडस्ट्री। मतलब
टेक्निकल एजुकेशन जो खुलेंगे वो इंडस्ट्री के पास होने चाहिए, ये भी मेरिट के रूप में, जिससे कि बच्चा अपने प्रैक्टिकल वर्क के लिए उस फैक्ट्रीज में जा सके। और मल्टीपर्पज़ स्कूल खोले जाएं, जिससे कि अलग अलग क्षमताओं वाले जो बच्चे हैं, जो उनके अंदर इनिएट पावर्स हैं, जो अलग रुचियों वाले बच्चे हैं, वो मल्टीपर्पज़ स्कूल में अपनी रुचियों के अनुसार उन रुचियों को पूरा कर सकें और किसी तरह के बाह्य एग्जामिनेशन की बात नहीं बताई गई। अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स ऑफ द कमीशन। अगर हम इनके अवगुणों की बात करते हैं, मतलब उसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं जो ये कमीशन ने रिपोर्ट दी थी, तो उसमें जो मेन डीमेरिट निकल के आती है वो है द सजेशंस आर गिवन इन हेस्ट सो द प्रॉब्लम आर स्टिल देयर। कुछ प्रॉब्लम्स जो थे वो पहले जैसे ही बरकरार रहे। नो न्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टीचर। कोई भी ऐसी बात इस कमीशन में नहीं बताई गई जिससे कि टीचर की इकोनॉमिक, मतलब आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आ सके। इसके अलावा विमेन एजुकेशन पे भी किसी तरह का कोई सजेशन नहीं दिया गया। साथ ही साथ जो इंग्लिश पढ़ने पे बात कही गई थी वो एक डीमेरिट थी, क्योंकि वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेस था सेकेंडरी एजुकेशन में, जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोडालियर कमीशंस के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने मोडालियर कमीशन के सारे रिकमेंडेशंस को देखा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मोडालियर कमीशन के जो रिकमेंडेशंस मैंने आप लोगों को बताए थ्रू स्लाइड मोड, और ऐसे भी एक्सप्लेन करके कमीशन के बारे में मैंने आपको समझाया कि ये कमीशन क्यों बनाया गया था, सेकेंडरी एजुकेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। और कोशिश इस कमीशन ने यही की कि उस टाइम की पे 1952 से पहले जो चली आ रही जो डिफेक्ट्स थी, जो प्रॉब्लम थी सेकेंडरी एजुकेशन की, उनको दूर किया जाए। और इस कमीशन के द्वारा मैक्सिमम कोशिश की गई कि हम सेकेंडरी एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट की बात कही गई रिकमेंडेशंस के द्वारा, और जो डिफेक्ट्स थे सेकेंडरी एजुकेशंस के उनको पूरा किया गया। और इस मोडालियर कमीशन ने अपने जो मेन रिकमेंडेशंस दिए उनके द्वारा मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सेकेंडरी एजुकेशन को। तो इस तरीके से आपने जो भी मोडालियर कमीशन के रिकमेंडेशन मैंने आपको समझाए, एक्सप्लेन किए, मैं उम्मीद करती हूँ तो आपको मैक्सिमम समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।